लाका ने मुझे ये नाम दिया था और लाका को मैं बहुत पसंद करता था। दूसरी लड़की का एहसास भी मेरे जहन से फना हो चुका था। लाका उससे ज्यादा ज़हीन थी। उसने शिकार करने के सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की। इस वक्त इंसानी जिंदगी को सिर्फ यही एक जरूरत लाहक थी। चुनाचे लाका की मदद से मैंने पहला हथियार बनाया। एक बड़ी और मजबूत पत्थर को दूसरे पत्थर पर घिसकर एक लंबी मूसली की शक्ल दे दी गई, जिसका अगला हिस्सा वजनी और नोकदार था। पिछला हिस्सा इतना पतला कर लिया गया था कि हाथ की मुट्ठी में आ सके। इसके बाद उसने मुझे शिकार पर निशाना लगाने की मशक करवाई। हम छोटे छोटे पत्थरों को दूर रखकर दूसरे पत्थरों से उस पर निशाना लगाते थे। मैं खुद ही जहानत का मालिक था, क्योंकि मैं इन इंसानों से मुख्तलिफ था जो इस वक्त रोए जमीन पर मौजूद थे। मेरे हाथ में हथियार आ गया था। फिर मुझसे बड़ा जंगजू कौन होता। जंगल के बड़े बड़े जानवर मेरी शक्ल देखते ही दुम दबाकर भाग जाते। हाँ, जिसे मैं अपना शिकार मुंतखब कर लेता उसकी जिंदगी नामुमकिन थी। लाका मेरे शाना बेशाना होती। वो जानवरों का गोश्त आग पर भून कर मुझे खिलाती, खुद भी मेरे साथ खाती। सुबह को चश्मे के सर्द पानी में कुलेलें करती। इस तरह जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। लेकिन वो तो जिंदगी की इब्तिदा थी। अभी तो इंसानियत को ना जाने कितनी मनाजिल तय करनी थी और अदवार बदलने के लिए इनकलाब की जरूरियात होती है। इन इनकलाबात के मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। इर्तिका की मनाजिल हादसात के शाना बशाना है। चुनाचे जिंदगी का जमूद एक खौफनाक जलजले की शक्ल में टूटा। आधी रात का वक्त था। हम सुकून के मनाजिल तय कर रहे थे। लाका के गर्म जिस्म की खुशगवार लहरें मेरे जिस्म में पवस्त हो रही थी। दफातन वो मेरी आगोश से उछल कर दूर जा गिरी। ये खौफनाक गिड़गिड़ाहट हुई और हमारा छोटा सा घर खिलने लगा। ताबेशा ताबेशा, लाका दहशत ज़दा आवाज में चीखी और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागी। मैं भी खौफजदा हो गया था और हमारे बाहर कदम रखते ही वो चट्टान जिस पर हमारा घर था उछल कर फिजा में बुलंद होगी। फिर एक खौफनाक धमाके से वो हमारे करीब ही गिरी और इसके टुकड़े उड़ गए। हमारे कदमों के नीचे जमीन लरज रही थी। चश्मे का पानी बुलंद हो रहा था और फिर अचानक मेरे सामने की जमीन शक हो गई। मैंने और लाका ने एक साथ छलांग लगाई और हम शक जमीन की दूसरी तरफ पहुंच गए। लाका बेहद खौफजदा थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। जलजला बेहद खौफनाक था। पहाड़ रेजा रेजा हो रहे थे। नई नई चट्टानें जमीन से बुलंद हो रही थी और हम दौड़ रहे थे, नई उभरने वाली चट्टानों से बचते हुए, खौफनाक गहराइयों से संभलते हुए जो अचानक हमारे कदमों के नजदीक नमूदार हो जाती थी। अक्सर चट्टानें उस अंदाज में उभरती कि हम उनके साथ साथ बुलंद होते और उनसे बचने के लिए हमें उन पर से छलांग लगाना पड़ती। लाका अब दहशत से चीख रही थी और उसकी चीखें मुझे परेशान कर रही थी। दौड़ने वालों में हम तन्हा ही न थे। भारी जिस्म वाले बहुत से जानवर भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे थे। एक तो जलजले की गर्ज, ऊपर से उन दौड़ने वाले जानवरों के कदमों की धमक, और फिर इनमें से कोई जानवर जब अचानक खुल जाने वाली जमीन के थाने में जा गिरता तो उसकी खौफनाक चिंगाड़ पूरे माहौल को खौफजदा कर देती। दफातन लाका का हाथ मेरे हाथ से निकल गया। मैंने उसकी तेज चीख सुनी और मेरे कदम रुक गए। मैं लाका को देखा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। अलबत्ता मेरे पीछे एक गहरी दरार नजर आ रही थी, जो इतनी चौड़ी थी कि उसे अबूर करना नामुमकिन था और जो इतनी गहरी थी कि उसकी गहराइयों में निगाह नहीं पहुंच सकती थी। लाका, मैंने चीख कर उसे पुकारा, लेकिन जब उसका जवाब न मिला तो मैं आगे बढ़ गया। मुझे यकीन हो गया था कि लाका अब इस गहराई से वापस नहीं आएगी, लेकिन रंजो गम जैसी कोई चीज मेरे सीने में नहीं थी। मैं आगे बढ़ गया और खुद को उन गहराइयों से बचाने लगा। तब जलजले की गड़गड़ाहट कम हुई, जमीन की थरथराहट मध्यम पड़ने लगी। जानवरों ने दौड़ना बंद कर दिया और मेरे कदम भी सुस्त पड़ गए। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा। तारीकियां छट रही थी, दूर से रोशनी नमूदार हो रही थी। मैं थक चुका था। चुनाचे में एक नौजायदा चट्टान पर लेट गया, जो रेत के ढेर की तरह नर्म और सपाट थी। दोनों हाथ सर के नीचे रखकर मैं नमूदार होती हुई रोशनी की तरफ देखा। ये रोशनी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई ख्याल मेरे जहन में नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे नमूदार होती हुई ये रोशनी अजीब लगी। मैं इसे देखता रहा और देखते देखते सो गया, सोता रहा, न जाने कब तक। हाँ, इतना याद है कि जब जागा तो रोशनी मेरे सर पर से बराह रास्त मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन मेरा जिस्म इस रोशनी की तेजी से मुतासर नहीं था। रोशनी की तेजी का कोई एहसास नहीं था। हाँ, वो जाना बुझा दर्द मेरे जिस्म की दरमियानी जगह में मौजूद था, जिसके इलाज से अब मैं बखूबी वाकिफ था। चुनाचे में शिकार तलाश करने लगा और आज ये काम बिल्कुल मुश्किल ना हुआ। जलजल के शिकार बहुत से जानवर मुझसे थोड़े फासले पर मुर्दा और नीम मुर्दा मौजूद थे। इनमें कुछ शदीद जख्मी हो गए थे, कुछ मर चुके थे। मैंने एक जख्मी जानवर को ताका, जिसके जख्मों से ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसके जिस्म के एक उधड़े हुए हिस्से पर दांत चबा दिए और वो तकलीफ से चिंगाड़ उठा, लेकिन इसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो मुदाफत करता।
मैंने उसके जिस्म से काफी गोश्त नोचा और उसे दांतों से चबाने लगा, लेकिन खुदा जाने क्यों मुझे अब इस गोश्त में लुत्फ नहीं आ रहा था। मेरे साथी जिस तरह गोश्त को आग पर भून लेती थी उससे गोश्त मजेदार हो जाता था, ताहम यहाँ ऐसे इंतजामात न थे और मैं इस सिलसिले में इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने ऐसे ही गोश्त खा लिया और मेरी तकलीफ रफा होगी। न जाने मैं अपनी पहली जगह से कितनी दूर निकल आया था। यहाँ मेरे जैसा कोई दूसरा मौजूद है या नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुर्दा जानवरों की लाशों और जंगली दरख्तों के अलावा और कुछ नहीं था। तब मैं दोबारा उस चट्टान की तरफ बढ़ गया जिस पर मैं सोता रहा था। फिर मेरी निगाह चट्टान की दूसरी तरफ उठ गई और मैं ताज्जुब से उधर देखने लगा। दूसरी तरफ खौफनाक गहराइयां थी, लेकिन उन गहराइयों की इंतहा नजर आ रही थी। बुरी सपाट रेत जिसका तवील मैदान तहद्दे निगाह चला गया था और उसके दूसरी तरफ लहरें लेता हुआ नीला पानी जो दूर आसमान से मिला हुआ था। यह मंजर मुझे बेहद हसीन लगा। कैसा अनोखा था यह मंजर। समंदर मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन इसकी तस्वीर मेरे ज़हन के आखिर गोशों में थी और मैं इस वक्त इसे कोई नाम नहीं दे सकता था। ताहम मैं उसको पसंदीदा निगाहों से देख रहा था। मैंने उन गहराइयों में पहला कदम रखा, लेकिन पहला कदम रखते ही मेरे कानों में एक अजीब सा शोर गूंज उठा, एक खौफनाक शोर। मैं उछल पड़ा, चाहे जमीन फिर लरजने लगी थी। मैं संभल गया, लेकिन जमीन न लर्जी। अलबत्ता दूर मैंने बहुत से जानवरों को भागते देखा। वो बेतहाशा भागे चले आ रहे थे और उनके हक्म में एक बहुत बड़ी चट्टान रेंग रही थी। स्याह रंग की उस खौफनाक चट्टान को रेंगते देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और उससे ज्यादा हैरत इस वक्त हुई जब ये जानवर मेरे करीब से गुजरे। ये जानवर वो न थे जिनका मैं शिकार करता था, बल्कि ये तो सब मेरे जैसे थे, बिल्कुल मेरे जैसे। उनके हाथों में पत्थर के हथियार थे, लेकिन वो खौफजदा होकर भाग रहे थे और स्याह चट्टान उनके पीछे रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। चंद दौड़ते हुए जानदारों ने मेरी तरफ भी देखा। शायद उन्हें ताज्जुब था कि मैं उनकी तरह खौफजदा क्यों नहीं हूं। और फिर जब उन्होंने मुझे दौड़ते न देखा तो उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे धकेलने लगा। मैं उसका मकसद समझ गया था। चुनाचे न जाने मेरे जहन में क्या आया कि मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब मैं उन्हीं के अंदाज में उनके साथ भाग रहा था और थोड़ी देर के बाद पत्थरों की एक ऊंची दीवार के नजदीक पहुंच गए। इस दीवार में छोटे छोटे सुराख थे। सब उन सुराखों में घुस गए। ये सुराख अंदर से काफी कुशादा थे और उनमें अजीब सी रोशनियां भरी हुई थी। ये रोशनियां पत्थरों के गढ़ों में खो रही थी और रोशनियों के नजदीक छोटे छोटे जानदार और लाका जैसी औरतें बैठी हुई थी। छोटे जानदार उनके सीनों से लिपटे हुए थे और सीने पर उभरे हुए कोहानों को चूस रहे थे। मैं ताज्जुब से ये मनाजिर देखता रहा। इस वक्त वो लोग खौफजदा थे, इसलिए अपने दरमियान एक अजनबी पर उन्होंने तवज्जो न दी। वो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इन सुराखों में फंसा रहे थे। मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। दफतन मेरे कानों में एक दिलदोज चीख उभरी और मैं चौंक पड़ा। ये चीख लाका से मुशाबह थी। लाका मेरे मुंह से अचानक निकल गया। बेनी बेनी। मेरे करीब बैठा एक बूढ़ा बोल पड़ा, लाका। मैंने उसकी तरफ देखा। बेनी बेनी। उसने खौफजदा अंदाज में सुराख की तरफ इशारा किया। मैंने सुराख की तरफ देखा। इस सुराख को भी पत्थर के बड़े टुकड़े से बंद कर दिया गया था। न जाने मेरे ज़हन में क्या आई कि मैं उठकर सुराख की तरफ बढ़ गया। मैंने सुराख का पत्थर हटाया और फिर बाहर निकल गया। स्याह मुतहरक चट्टान ज्यादा दूर न थी। मैंने पहली बार उसे करीब से देखा। वो चट्टान नहीं थी, वो तो कोई जानदार था जो अपने स्याह खौल से गर्दन निकाल कर अपने करीब किसी नन्ही सी शय पर ले जाता और नन्ही सी शय उछल कर दूर हट जाती। मैंने उस नन्ही सी शय को देखा। वो शय कम अज कम मेरे बराबर थी और लाका जैसी थी। तेज चीखें उसी के मुंह से निकल रही थी। मेरी आंखों में लाका घूम गई और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो उछल कर स्याह शय की गर्दन से बचने की कोशिश कर रही थी और स्याह शय बार बार गर्दन बढ़ाकर उसे अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं जानवरों के शिकार से वाकिफ था। गो मेरा पत्थर का हथियार मेरे पास नहीं था, लेकिन दूसरे खौफनाक और नुकीले पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। मैंने उनमें से एक लंबा नुकीला पत्थर उठा लिया और फिर मैं तेजी से उससे स्याह शय के नजदीक पहुंच गया। वो मेरी तरफ से गाफिल बदस्तूर उस खूबसूरत मखलूक पर हमले कर रही थी। मैं उसकी गर्दन के नजदीक पहुंच गया और फिर मैंने उसकी गर्दन पर पूरी कुव्वत से वार कर दिया। स्याह शय तिलमिलाई और मेरी तरफ मुतवज्जा होगी। उसके सर के हिस्से पर दो बड़ी बड़ी आंखें थीं जो अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने लड़की की तरफ से तवज्जो हटाकर मेरी तरफ मबजूल कर दी, लेकिन मैं उसके लिए तरने वाला नहीं था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो खौफनाक जानवर तेजी से अपनी गर्दन को हरकत नहीं दे सकता और उसे अपने पहाड़ जैसे जिस्म को हरकत देने के लिए गर्दन समेटनी पड़ती थी। इसका जिस्म नाकाबिले तस्खीर जरूर है, लेकिन इसकी गर्दन पर काबू पाना बड़ी बात नहीं है। चुनाचे में फुर्ती से पैंतरे बदल बदल कर उसकी गर्दन पर वार करने लगा। मेरे हर वार पर स्याह जानवर तिल मिला जाता था, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। दफतन मुझे कुछ ख्याल आया और इस बार मैंने उसकी आंख का निशाना लिया और फिर मेरे हाथ का नुकीला पत्थर पूरी कुव्वत से उसकी आंख में पवस्त हो गया। पछाक से आवाज आई और उसके साथ ही उस जानवर का मुंह खुल गया। एक तेज और खौफनाक दहाड़ सुनाई दी और जानवर ने
अपनी गर्दन अपने जिस्म में दाखिल कर ली। फिर उसका चट्टान जैसा जिस्म पीछे सरकने लगा। वो बहुत तेजी से पीछे जा रहा था। मैंने कुछ और पत्थर उठा लिया और उसके जिस्म पर मारने लगा। इन जरबात से घबरा कर वो तेजी से पीछे हटा और फिर पलट कर बर्क रफ्तारी से भागा के मैं हैरान रह गया। मेरा ख्याल बातिल था कि वो तेज नहीं दौड़ सकता था और इसी वक्त सुराखों से शोर उबल पड़ा। चीखते चिल्लाते लोग बाहर निकल आए और अब वो भी मेरी तरह स्याह जानवर पर संग बारी कर रहे थे। इनमें वो भी शामिल थी जो जानवर के चुंगल में फंस गई थी। यहां तक कि जानवर पानी में घुस गया और फिर वो समंदर की गहराइयों में बैठ गया। पत्थर मारने वाले रुक गए थे। एक लम्हे के लिए सकूत रहा और एक बार फिर वो शोर मचाने लगे। उनके मुंह से एक आवाज निकली, बानाकू बानाकू, और फिर सब बानाकू बानाकू चीखते हुए मेरे गिर्द नाचने लगे। बाद में मुझे इस लफ्ज के मानी मालूम हुए। वो मुझे फातेह शिकार करने वाला कह रहे थे। फिर चंद ऐसे लोग जिनके बाल बहुत बड़े हुए थे मेरे पास आए और उनमें से एक ने कहा, कोबे कोबे, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी। तब उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, कोबे। मैं उसके बात समझने की कोशिश कर रहा था। तब वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, आहताम आहताम। फिर उसने मेरे सीने पर हाथ रखा, कोबे, और इस बार उसकी बात मेरी समझ में आ गई और उसके साथ ही लाका का दिया हुआ नाम याद आ गया, तूसा। मैंने जवाब दिया, तूसा। वो खुशी से चीखा और फिर उसने दूसरों की तरफ रुक करके कहा, तूसा, और वो सब खुशी से तोसा तोसा चीखने लगे। उन्होंने मेरे गिर्द हल्का बना लिया था और वो नाच रहे थे। इनमें लाका जैसी औरतें भी शामिल थीं और मर्द भी। फिर वो भी आ गई जो जानवर के चुंगल में फंस गई थी। वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गई। उसके हाथ में खूबसूरत पत्थरों की एक माला थी जो उसने इजहार अकीदत के तौर पर मेरी गर्दन में डाल दी और एकदम सब लोग खामोश हो गए। वो मुझसे दूर दूर हट गए। सिर्फ वही लड़की मेरे पास थी। माला डालने के बाद उसने अपने सर के लंबे खूबसूरत बालों में से चंद बाल तोड़े और उन्हें एक गुच्छे की शक्ल में मोड़ने लगी। फिर उसने वो बाल मेरी माला में बांध दिए। इस तरह प्रोफेसर उसने मुझे अपना मालिक तस्लीम कर लिया था, या मौजूदा जुबान में आप उसे मेरी बीवी समझ सकते हैं। वो रुक गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए फरोजा और फरजाना और फिर प्रोफेसर की तरफ देखा। शरीफ लड़की हो, क्या तुम मेरी दास्तान से उकताहट महसूस कर रही हो? लेकिन ठहरो, मेरा ख्याल है तुम बैठे बैठे थक गए होगे। आओ चहलकदमी हो जाए। तुम्हारी दास्तान एक तारीख है नौजवान। हो सकता है कि तुम वक्त के बड़े मुहक्किक हो और ये तारीख अब दुनिया की निगाहों से पोशीदा नहीं है। दूर की तफसील बहुत से लोगों ने लिखी है। अलबत्ता तुम्हारी दास्तान इससे दिलकश है कि तुम खुद को इसका एक किरदार बनाकर पेश कर रहे हो। अगर तुम मुझे माफ कर दो नौजवान, तो मैं ये कहूंगा कि हकीकत में तुम एक बेमिसाल दास्तान गो हो और तुम्हारी दास्तान गोई इंसानी अजहान को बेशक इस माहौल में ले जाती है जिसकी कहानी सुनाई जा रही हो। हकीकत क्या है ये तो तुम ही जान सकते हो। प्रोफेसर खाफर ने साफ कोई से कहा, मैं तुमसे बेअतबारी की शिकायत नहीं करूंगा मुदब्बिर। हाँ, वक्त तुम्हें मेरी सच्चाई का सबूत खुद देगा और एक दिन तुम अपनी जुबान से कहोगे कि मेरा एक एक लफ्ज दुरुस्त है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब उस कमरे से निकल आए और इस पुरस्रार इमारत के खुले हुए हिस्से में आ गए। इस खुशनुमा हिस्से को प्रोफेसर खावर पहले देख चुका था। इस वक्त मौसम के लिहाज से इलाका और हसीन हो गया था। वो सब सरसब्ज घास पर बैठ के प्रोफेसर खावर ने कहा, इस गार से बाहर दूसरी तरफ बेपनाह हशरातुल अर्ज़ है। क्या वो रेंग कर यहाँ नहीं आ सकते? ये पुरस्रार दुनिया मेरी सदियों की तहकीक है। मैंने इसे मुकम्मल करने में बड़ी मेहनत की है मुदब्बिर। हर बार जब मैं यहाँ आराम करने आता हूँ तो जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां कर लेता हूँ। हशरातुल अर्ज़ यहाँ नहीं भटक सकते। इनके लिए एक हिसार कायम कर दिया गया है। इस हिसार में वो दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जलजले इस दुनिया पर असर अंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि इस सूरत में ये पहाड़ियां नरम रबड़ की तरह साबित होगी। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन और पुरस्रार साइंसदान कह सकता हूँ। प्रोफेसर ने तारीफी लहजे में कहा, हम कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं मिस्टर। फरोजा ने कहा और वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, उसका नाम बेनी था। दुनिया बहुत सिमटी हुई थी। छोटे छोटे इंसानी घरों करीब करीब रहते थे, लेकिन एक दूसरे से नावाकिफ थे। वो अपनी दुनिया खुद तक महदूद समझते थे। उनमें से कुछ अभी दुनिया और उसकी ज़रूरतों से नाबलद थे। कुछ जो अकल का इस्तेमाल सीखते जा रहे थे, अपनी ज़रूरियात पूरी करने में गैर महसूस अंदाज में कामयाब होते जा रहे थे। इर्तिका का अमल जिस तेज़ी से इस दौर में तय हुआ, इसके बाद बहुत सुस्त पड़ गया। उन लोगों ने एक ज़ाब्ता हयात बना लिया था और वो औरत और शिकार के लिए लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ सरदारी निज़ाम राय था। जो सबसे अक्लमंद, सबसे ताकतवर होता, उसे दूसरों से अफजल तस्लीम कर लिया जाता। उसी के माँ पर इज्तिमाई शिकार होता, सब में तकसीम होता, औरतें बाकायदगी से तकसीम हो जाती और एक वक्त में एक ही शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सकता था। इसमें औरत की पसंद भी कबूल की जाती। वैसे इस वक्त पसंद का कोई मायार नहीं था। कुछ रसूमात भी ईजाद हो गई थी जो मेरे साथ भी अदा की गई। मुझे समंदर के पानी से गौसल दिया गया और फिर मेरे जिस्म पर जलने वाली चर्बी मली गई, जिससे मेरा जिस्म चिकना और चमकदार हो गया।
यह उस वक्त का सिंगार था। इन लोगों ने चर्बी जलाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया था। इस तरह आग को महफूज रखा जा सकता था, जो गोश्त भूनने और रोशनी रखने में मुआवन साबित होती। पत्थर के टुकड़ों में गड़े करके उनमें चर्बी भर दी जाती और फिर यह चर्बी आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती, जिससे उनके गारों में रोशनी रहती थी। चर्बी मलकर मेरे जिस्म पर रंगीन मिट्टी से नक्शो निगार बनाए गए और फिर मुझे एक छोटा सा गार अनायत कर दिया गया। यह सब कुछ उन्होंने मेरी उस खिदमत के एतराफ में किया था जो मैंने स्याह जानवर को अजियत देकर भगाने में अंजाम दी थी। और फिर बेनी को मेरी खलवत में भेज दिया गया। चमकदार बेनी के जिस्म की लज्जत लाका और मेरी पहली साथी लड़की से कहीं ज्यादा थी। वो पुरजोश लड़की मुझसे बहुत मुतासर थी, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी बचाई थी। मेरी रातें फिर से हसीन हो गई थी। अब बेनी मेरी शरीक हयात थी और मैं ज़हनी तौर पर बेहद मुतमईन था। मैं उनके साथ शिकार में शरीक होता, मैं उनकी जहानत देखता और फिर उनमें इख्तरा करता। इस तरह मैंने शिकार के चंद नए तरीके ईजाद किए, जिससे शिकार आसान हो गया। वो सब भी मुझसे बेपनाह मुतासर थे। फिर एक शाम हम सब एक खौफनाक लंबे सींग वाले गैंडे का शिकार कर रहे थे। यह तवील उल कामत गैंडा बहुत खौफनाक था और इसी बस्ती का सरदार पत्थर के हथियार लेकर उसके सामने डट गया था। लेकिन वो गैंडे को हलाक करने में नाकाम रहा और एक बार गैंडे का दाव चल गया। उसका लंबा और नुकीला सींग सरदार के सीने में उतर गया और सरदार का जिस्म उसके सींग में फंस गया। गैंडा उसके जिस्म से जान छुड़ाने के लिए भाग रहा था और हम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन सरदार का खून उछल उछल कर गैंडे की आंखों को धुंधला रहा था। चुनाचे एक बार ठोकर खाकर वो गिरा और फिर संभल न सका। हमने उसे शिकार कर लिया, लेकिन सरदार मर चुका था और मैं ज़हन में ख्याल गर्दिश कर रहा था, गैंडे का यह सींग पत्थर के हथियार से ज्यादा मजबूत है। सरदार की लाश को गैंडे के सींग से निकाल लिया गया। लोगों ने उसे हस्बे दस्तूर एक बड़े पत्थर पर रख दिया और शिकार लेकर गारों में वापस आ गए। दूसरे लोग भी अपने अपने शिकार ले आए थे। चुनाचे शिकार का गोश्त तकसीम हुआ। सबने उसे आग पर भूना और खाने में मसरूफ हो गए। बेनी मेरे साथ गार में थी। मैं और वो गोश्त ले आए थे और मैं खास तौर से गैंडे का सींग उठा लाया था, जिसे मैं एक मुअस्सर हथियार बनाना चाहता था। चुनाचे गोश्त खाने के बाद बेनी से प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय गैंडे के सींग को साफ करने लगा। मैंने उसकी नोक देखी और ख्याल किया कि जिस तरह ये नोक सरदार के सीने में उतर गई थी, इसी तरह ये मेरे हाथों से किसी भी जानवर के सीने में उतर सकती है। मैंने गैंडे के सींग के किनारे पर लगे हुए तमाम गोश्त को दांतों से साफ किया। इस सींग में मेरा हाथ आसानी से अंदर तक चला जाता था। बेनी दिलचस्पी से मेरे इस हथियार को देख रही थी और जब मैं उस हथियार से मुतमईन हो गया तो मैंने उसे एक तरफ रख दिया। दूसरे दिन बस्ती के बूढ़ों ने सरदार के इंतखाब का फैसला कर दिया। उस रोज एक खास अंदाज से शिकार खेला गया, यानी लोग टोलियों में बंटकर शिकार खेलने नहीं गए थे, बल्कि इज्तिमाई तौर पर निकले थे। और फिर सबसे पहला जो शिकार सामने आया वो एक तवील कामत भैंसा था, जिसके नाक से शोले निकल रहे थे। एक कवि हैकल आदमी को उसके शिकार के लिए भेजा गया और वो अपना पत्थर का हथियार लेकर शिकार करने गया, लेकिन भैंसा उससे ज्यादा ताकतवर और चालाक था। उसने इत्मीनान से कवि हैकल जवान को हलाक कर दिया। मैंने अपने नया हथियार अपने हाथ पर चढ़ा लिया था और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। भैंसा अपने शिकार को हलाक करके गिरोह पर हमला आवर हुआ, लेकिन ऐसी खौफनाक शक्ल में भी उन्होंने उसे इज्तिमाई तौर पर हलाक नहीं किया, बल्कि एक आदमी को उसके मुकाबले में छोड़ दिया गया। लेकिन वो बेचारा भैंसे की एक टक्कर की ताब भी न ला सका था। मैंने महसूस किया कि गिरोह फरार होने की कोशिश कर रहा है, कोई भी उसको भैंसे के मुकाबिल नहीं आ रहा। तब मैंने अपने नए हथियार को आजमाने का फैसला किया और गिरोह के फरार होने से पहले ही भैंसे की तरफ लपका। खूनी भैंसा 2 आदमियों को हलाक करके अपनी ताकत का अंदाजा लगा चुका था। चुनांचे उसने अपने उस नए मुकाबिल यानी मुझे भी सींगों पर रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने फुर्ती से उसका दाव खाली दिया और अपना मजबूत हथियार उसकी पसलियों में मार दिया। भैंसे के लिए ये जर्ब गैर मुतवक्का थी। उसके कदमों ने ठोकर खाई और इसी दौरान में मैंने दूसरा वार उसके सीने के नरम हिस्से पर किया जहां पसलियां न थी। मेरे मजबूत हाथ की कुव्वत और फिर नोकदार सींग भैंसे के सीने से खून का फवारा बुलंद हो गया और फिर पैदर पै वारों ने उसे हलाक कर दिया। तब चारों तरफ से तू सा की आवाजें बुलंद होने लगी और इस तरह मैं उस बस्ती का सरदार बन गया। अब मेरी सरबराही में शिकार होता और मैं उनके मसाइल का हल करने वाला बन गया। और प्रोफेसर जिंदगी गुजरती रही। हम तरक्की करते रहे। जानवरों की नाकारा हड्डियों में मजबूत हड्डियां छांट ली गईं और उनके टेढ़े सीधे लंबे हथियार बनने लगे। अब पूरे गिरोह ने पत्थरों के हथियार छोड़कर हड्डियों के हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बेनी बूढ़ी हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जवान था। मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई थी। फिर एक दिन बेनी बीमार होगी। उसे बुढ़ापे की बीमारी थी और वह मर गई। उसकी लाश एक पत्थर पर रखती गई। अब मैं तनहा रह गया था। मेरे सामने पैदा होने वाले बच्चे जवान हुए और फिर बूढ़े हो गए, लेकिन मैं वही था। मैं उन लोगों से मुनफरिद था और अब मुझे एक वसी तजुर्बा था। मेरा दिल वहां से उकता गया। उन लोगों के साथ जिंदगी एक महवर पर कायम हो गई थी। चुनाचे में उस जिंदगी से उकता गया था। फिर एक शाम मैंने अपने मजबूत हथियार लिए और उनसे जुदा हो गया।
मैं समंदर के किनारे किनारे सफर करने लगा। मुझे किसी नई दुनिया की तलाश थी। सूरज डूबते रहे, चांद उभरते रहे और मैं सफर करता रहा। और एक सुबह जब मैंने अपने गिरदोपेश का जायजा लिया तो मैं एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी में खड़ा था। चारों तरफ दरख्त झूम रहे थे और इन दरख्तों पर अजीब से घोंसले बने हुए थे। इन घोंसलों में मेरे जैसे बेशुमार इंसान मौजूद थे। मैं इस नई दुनिया को देखकर बहुत खुश था। दूर तक तहद्दे निगाह समंदर ठाठे मार रहा था। रोशनी निकलते ही दरख्तों पर मौजूद इंसान नीचे उतर आए। उन्होंने मुझे देखा और कहके लगाने लगे। मैं भी उन्हें गौर से देख रहा था। उन लोगों ने दरख्तों के चौड़े पत्तों से जिस्म के वो हिस्से ढके हुए थे जो पोशीदा आज़ा में शुमार होती है। ये तहजीब से करीब के इंसान थे। मैं इनके कहकों के जवाब में कहके लगाने लगा। मैंने उनसे दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने मुझे दोस्त तस्लीम कर लिया। मुझे एक दरख्त पर ले जाया गया। मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। चुनांचे चंद इंसानों ने मुझे दरख्त पर चढ़ाया और मैं उनके मकान को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने अपनी जरूरत जिस तरह पूरी की थी उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। और पहली बार उन लोगों के साथ मैंने गोश्त के अलावा कोई और चीज भी खाई। ये फल और सब्जियां थी। मैं सिर्फ गोश्त की लज्जत से आशना था। पहले ये सब्जियां मुझे पसंद ना आई, लेकिन मैं उनकी तहजीब को अपनाना चाहता था। ये दुनिया मेरे लिए अनोखी थी। चुनांचे मैंने उन्हीं के अंदाज में सब्जियां इस्तेमाल की। उन्हीं की तरह मैंने अपने जिस्म को पत्तों से ढका और इनमें शामिल हो गया। उन्होंने पूरे खलूस से मुझे कबूल कर लिया। वो मुझ में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। मुझे कोई अनोखी मखलूक समझ रहे थे। यहां भी सरदारी निजाम राज था। उनका सरदार एक नौजवान और कवि हैकल आदमी था। उसकी दर्जनों बीवियां थीं और एक बहुत बड़े दरख्त पर वो एक बहुत बड़े मकान में रहता था। ये लोग जुबान इस्तेमाल करते थे और इन्होंने इसमें काफी तरक्की कर ली थी। चुनांचे चंद लोगों ने मुझे अपनी जुबान सिखाना शुरू कर दी। मैं जादीदा इंसान था और समझने की सलाहियत रखता था। चुनांचे मैं आसानी से उनकी जुबान सीखने लगा। वो सब मुझसे खुश थे और मैं भी उनसे पूरा ताउन कर रहा था। मैं एक तवील जिंदगी गुजार चुका था और अब जिंदगी के बहुत से राज मेरी समझ में आ गए थे। मेरी जिंदगी पर जो जमूद तारी हो गया था वो उन लोगों में आ जाने से टूट गया था। वक्त गुजरता गया। अब मैं उनमें से एक था और उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना। दरख्तों पर रहने वाले ये नए इंसान तरक्की के ख्वाहिशमंद थे कि उनके अजहान में तरक्की का कोई खास तसव्वुर नहीं था, लेकिन इंसानी जरूरियात खुद ब खुद रास्ते मुहैया कर देती है। फिर एक शाम जब मैं सरदार के साथ बैठा पत्थरों का एक दिलचस्प खेल खेल रहा था कि कबीले का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। गोंबेला गोंबेला उसने सरदार को बताया और सरदार उछल कर खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बेका बेका उसने पूछा, जिसका मतलब था कि कहां, और आने वाले ने दरख्तों के दरमियान दूसरी तरफ इशारा कर दिया। सरदार ने उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। मैं भी सरदार के साथ था। गोंबेला सरदार ने मुझसे कहा, लेकिन मैं तो गोंबेला के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं चलता रहा। दूसरे बहुत से लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए थे। दरख्तों की दूसरी तरफ हमने चंद लोगों को आते देखा। उनके हाथों में लंबे लंबे बांस थे जिनके सिरों पर इंसानी खोपड़ियां, परिंदों के पर और ऐसी ही दूसरी अजीबोगरीब चीजें बनी हुई थी। वो सब एक कितार में इसी तरह आ रहे थे। मैंने सरदार का चेहरा देखा। सरदार शदीद गुस्से में था और दांत पीस रहा था। जूं जूं वो करीब आते गए सरदार के गुस्से में इजाफा होता गया। ये लोग भी पत्ते लपेटे हुए थे और उनके जिस्मों पर रंगीन मिट्टी से नक्शो निगार बने हुए थे। क्यों आए हो? सरदार ने गुस्से से लरसते हुए कहा, लेकिन तुमने इस तरफ का रुख क्यों किया है? और आने वालों में से सबसे आगे आने वाले ने चौड़े चौड़े 4 टुकड़े सरदार की तरफ बढ़ा दिए। ये दरख्तों की स्याह छाल थी जिस पर निशानात खुरचे हुए थे। वो लोग सरदार की जुबान नहीं समझते थे और वो सरदार उन टुकड़ों की जुबान नहीं जानता था। उसने उन टुकड़ों को गौर से देखा और वो सब आने वालों पर टूट पड़े। मैंने इंसान का इंसान को हलाक करने का तमाशा दूसरी बार देखा। पहली बार मैंने यह तमाशा उस वक्त देखा था जब लाका ने जोश रकाबत में मेरी पहली साथी को कत्ल कर दिया था। जरा सी देर में हड्डियों के चौड़े हथियारों से आने वालों में से एक एक को हलाक कर दिया गया और फिर उनके सर पत्थरों पर रखकर हड्डियों के हथियारों से उनकी गर्दनें अलहदा कर दी गई। इसके बाद बांसों से उनकी खोपड़ियों को उतारा गया जो वो लोग लाए थे और बांस के नुकीले सिरों पर उन लोगों की खोपड़ियां टांग दी गई और फिर कुछ लोग उन बांसों को लेकर चल पड़े। खोपड़ियों से खून टपक रहा था। सरदार बांसों वालों को रहनुमाई कर रहा था। कई मील का सफर खत्म करके हम उस इलाके में पहुंच गए जहां दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाता था और खुश्क चट्टानी इलाका शुरू होता था। सरदार के इशारे पर चट्टानों के सुराखों में बांस काट दिए गए। तब कहीं जाकर सरदार का गुस्सा उतरा और फिर हम सब वापस चल पड़े। लेकिन सरदार के चेहरे से किसी खास जज्बे का इजहार हो रहा था। स्याह चाल के टुकड़े इसी जगह पड़े थे जहां सरदार ने फेंके थे और प्रोफेसर खावर वो स्याह चाल उसी अंदाज की थी जिसकी किताब मैंने तुम्हें दिखाई है। ये किताब मेरी तहरीर करता है और इन लकीरों में इस दौर की एक एक तफसील मौजूद है।